सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। जी बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। सेना कोई भी काम करता है उसका जानकारी गुप्त रखा है, किसी को भी नहीं दिया जाता है। एक सेना का ये पहला रूल है। एक सेना के मन में ये आक्रोश था कि हम लोग जब घुसे हैं तो खून का बदला खून से लिया जाएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और उसका जवाब पाकिस्तान को देने के बाद उसको फिर कहा गया, अगर फिर मौका मिला तो दोबारा फिर आऊंगा, अगर तुमने इसका अंजाम करने का ऐसा कोशिश किया इसका बुरा अंजाम फिर होगा तुम्हारे साथ। सेना मोदी जी के कार्यकाल से पहले पीटा करता था, पीटा जाता था। कश्मीरियों ने सेना को पीटा था, सेना का हाथ बना हुआ था, कुछ नहीं कर पाती थी, सेना घूम के आ जाता था। आपने इस वीडियोस को पहले 10 साल पहले जाइए, जब 370 धारा नहीं हटा था अभी, तो उस टाइम का हाल अगर देखेंगे तो सेना को बुरी तरह से पीटा जाता था। अगर ऑपरेशन के लिए निकला, अगर किसी एक को गोली लग गया, कुछ हो गया, तो वहाँ के लोग घेर लेते थे सेना हाथ बन के। लेकिन आज सेना को आँख उठा के कश्मीरी वहाँ के मिलिटेंट्स देख नहीं पाता। सिर्फ मिलिटेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, किसी भी साइड से। आज आपने चाइना का कांड देखा, ये डोकलाम वाला ऑपरेशन देखा आपने, तो पहले तक कि हर एक पाकिस्तान छोटा सा नक्शे में जो बसा हुआ कमीना वो भी आंख दिखाता था, लेकिन आज उसका औकात नहीं कि उसकी आंख खोल के देखे, क्योंकि मोदी जी ने ये ताकत दिया है सेना को, जब तुम आंख खोल के देखो तुम्हारा आंख निकाल देंगे। और वो करके दिखाया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे 26/11 हमला हो, चाहे डोकलाम ऑपरेशन हो, चाहे कोई भी ऐसा ऑपरेशन हो, सेना का हाथ अब खुला हुआ है। सेना जब मोदी जी आए तब से वो सीना खोल के घूमता है। हम सब ने कोट जरूर सुना होगा कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। इस वक्त दी पैम्पलेट की टीम पहुंची है भागलपुर, और हम उन्हीं जवानों के बीच में हैं जो जमाना चलाएंगे। कैमरे की नज़र से आपको ये क्लासरूम नज़र आएगा। बिहार को लेकर एक छवि है कि बिहार में बच्चा सबसे पहले सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। आईएएस, आईपीएस, एसएससी, इनके बच्चों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा। इसमें एक और श्रेणी है, बिहार का बच्चा पैदा होते ही आर्मी में भी जाने का सपना पालता है। और ये वो बच्चे हैं जो 17, 18, 19 साल की उम्र में इस सपने को सहेज कर रख पाए और अब सेना में जाने के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। ये सोलंकी मिलिट्री सोलंकी डिफेंस एकेडमी है, और ये इनके मुख्य शिक्षक हैं, और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपने आसपास में क्या बदलाव देखा है, वो इस बार बिहार में किसकी सरकार चाह रहे हैं, और हमारा जो मेन थीम है, इनकी नज़र से बिहार कितना बदला है और कितना बदलना बाकी है। तो पहले गुरुजी से ही शुरू करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? रंजीत सिंह सोलंकी। रंजीत जी, कहाँ से, बिहार से ही या बाहर से? बिहार से हूँ मैं। बिहार से जी। क्या बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? शिक्षक ही रहे हैं या क्या रहा है? नहीं, मैं डिफेंस में था, और डिफेंस में अपने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुना होगा। हम पूरे फैमिली, चारों भाई उसी में हैं, पैरा के अंदर। और मैं सर्जिकल स्ट्राइक का पार्ट रह चुका हूँ। वहाँ से होने के बाद फिर मैंने डिस्चार्ज दिया, और मैं सेना के लिए, जैसे मैंने सोचा कि मैं खुद सेना में था, उसी तरह मैं जवान को तैयार करूँ और सेना में भेजूँ। आपने जिस चीज़ का जिक्र किया वो है सर्जिकल स्ट्राइक। जी वही ना जो उड़ी के बाद जी हुई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देश का जो मैक्सिमम विपक्ष है वो तो कह रहा है कि ऐसी कोई स्ट्राइक हुई ही नहीं थी। सबूत दीजिए। ये देखिए, ये इनका, ये विपक्ष का तो मानना है कोई भी काम अगर अच्छा भी हुआ, आज मोदी जी ने जितना भी काम किया हर चीज़ का प्रूफ, और प्रूफ वो देखने के लायक नहीं, सबको पता है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। जी बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, और सर्जिकल स्ट्राइक में उसका जीता जागता प्रूफ है, जो कि आपने, हमने नहीं, अमेरिका ने इसको दिखाया भी था सैटेलाइट के थ्रू, जहाँ जितना ब्लास्ट किया था, जहाँ जहाँ बर्बाद हुआ है, उसके पूरे आईडी एक्सप्लोजिव से बर्बाद कर दिया था पूरे बंकर को, जो पीओके मेरा था, जिसको हम पाकिस्तानों को 5 बोलते हैं, उस इलाके को पूरे बुरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था, जिसका कि इसको प्रूफ दिया गया था। आपके पास कोई सबूत है? नहीं, देखिए, पर्सनली इस चीज़ को तो ये हम भी नहीं बता सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये इसकी चीज़ के किसी को जानकारी भी नहीं मिली थी, जिसका कि कोई प्रूफ पर्सनली नहीं लिया गया था वहाँ पे। आपको पता होना चाहिए, जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, हमारे नरेंद्र मोदी जी और अजीत डोभाल जी, राजनाथ जी, हमारे डीजीएमओ लाइव थे, हैं, जब तक कि हमारा सर्जिकल स्ट्राइक पूरा खत्म नहीं हुआ था। अच्छा, फिल्म में दिखाया गया था अपनी कोई भी कैजुअलिटी वगैरह नहीं हुई थी? थोड़ा चूंकि अब देखिए, यही बात है कि बिहार की धरती जो है ना, बहुत सारे मिथ्या तोड़ती है। लगातार आरोप रहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं। हम यहाँ आए बच्चों से संवाद करने थे, और हमें मिल गया सर्जिकल स्ट्राइक। तो क्या था वो पूरा ऑपरेशन? थोड़ा सा जितना आप बता सकें, जितना आंतरिक सुरक्षा के लिए हानिकारक ना। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो उड़ी हमला जो हुआ था, ये सभी को पता था कि हमारे उसमें बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट दोनों का जब मतलब एक यूनिट का बदलाव हुआ था, दोनों को अपने में चेंजिंग करना था, चेंज ओवर देना था,
तो उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों एकजुट पार्टी चल रहा था और वहाँ पे कुछ मिलिटेंट के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू उसको पूरे कैंप को बर्बाद कर दिया गया था, जिसमें कि काफ़ी हमारे सेना के लोग जल के ख़त्म हो चुके थे और काफ़ी सारा सेना का नुकसान हुआ था। इसी में हमारे DGMO ने, डायरेक्ट जनरल ऑपरेशन कमांडर होते पूरे इंडिया, उस टाइम हमारे विक्रम सिंह थे। तो ये जब ऊपर लेवल तक ये जब हादसा गया कि ऐसा ऐसा हुआ तो तुरंत नरेंद्र मोदी जी का आदेश हुआ इसका बदला लिया जाएगा। और इसकी जब प्लानिंग हुई तो उस टाइम हमारे दलबीर सिंह सुहाग थे, जनरल दीपक कपूर, दलबीर सिंह सुहाग थे उस टाइम पे। तो इसका जब डिसीजन हुआ कि नहीं बदला तो लिया ही जाएगा, इमीडिएट प्लानिंग बनी अजीत डोभाल जी के थ्रू। और इस प्लानिंग को जब बनाया गया था तो प्लानिंग के बने तुरंत इसका फैसला लिया गया। फैसला ये लिया गया था कि इसका बदला कौन लेगा, तो बिहार डोगरा रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट दोनों के बीच हुआ था। ये टास्क पैरा को दिया गया था, जो कि आपने सुना होगा सारे पैरा वालों ने किया। उस दिन क्या हुआ, बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट को दोनों बॉर्डर लाइन पे लगाया गया था और वो लगाया था कि 2 दिन पहले अल्टरनेटिव आपको फायर करना है ताकि पाकिस्तान का ध्यान इधर भटक जाए। तो अंधाधुंध वहाँ पे फायरिंग चली और उसी टाइम पैरा को टास्क मिल रहा जिसका डेट और समय कोई फिक्स नहीं किया गया था, ये किसी को भी जानकारी नहीं थी। तो जैसे हमारे दीपक कपूर साहब ने कहा था कि इसका राजनेता लोग इसके टाइमिंग को फिक्स करेंगे डेट, लेकिन हमारे DGMO साहब बहुत ही पावरफुल आदमी थे, उन्होंने अपने चीफ को भी कहा कि नहीं इसका तो ऑपरेशन का जो भी डेट टाइमिंग हुआ हम फिक्स करेंगे। किसी को इसकी जानकारी नहीं दी। सेना कोई भी काम करता है उसका जानकारी गुप्त रखा है, किसी को भी नहीं दिया जाता है। एक सेना का ये पहला रूल है, चाहे वो कोई भी हो, राजनेता क्यों नहीं हो, कोई प्रूफ नहीं देती है सेना अपना काम। अगर ये प्रूफ देगा तो फिर मिशन कामयाब नहीं होगा। तो मिशन को सक्सेस करने के लिए इसको गुप्त रूप में रखा गया था और अमावस्या की रात थी। और उस दिन ऐसा कि चांदनी रात नहीं, अभी अमावस्या की रात होती है, अंधेरी रात होती है। तो उस चीज़ का मौका का फ़ायदा उठाया गया था और उससे पहले 2 दिन पहले अल्टरनेटिव बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट को फिक्स कर दिया गया था कि आप लोग जैसे ही पैरा फोर्स यहाँ उतरेगी, उनका काम था सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग करने। और इसका पूरा नेतृत्व हमारे अजीत डोभाल जी ने किया था, जिसका कि ब्लूप्रिंट्स 1 दिन पहले दिखाया गया था। अच्छा, जब वो ब्लूप्रिंट्स को दिखाया गया वहाँ पे और जब ऑपरेशन की टास्क, तो पैरा फोर्स ऐसी है जो कि कोई भी मिशन को पूरा कर सकती है। छोटी सी टुकड़ी में काम करता हूँ। अगर एक इन्फेंट्री उसको 100 के ग्रुप में काम करेगी, पैरा एक ऐसा टुकड़ी वो मात्र 10 के ग्रुप में वो काम करता है। उसको बोलते हैं स्पेशल फोर्स, जैसे पैरा कमांडोज के नाम। तो उसी में हम चारों भाई हैं। बड़े भाई हमारे अभी सूबेदार मेजर हैं, एक छोटा भाई था वो NSG में था, एक भाई है मतलब NSG में, अभी वो भी डिस्चार्ज रिटायर होकर आगे पटना में एक ब्रांच चलता है मेरा। उस टाइम हम लोग सब मौजूद। एक भाई मेरा अभी ऑन द प्रेजेंट 5 पैरा में है, मैं 1 पैरा SF में था। तो हम चारों भाई। आर्मी के हिसाब से आपका नाम क्या है? मेरा नाम नायक रंजीत सिंह है। मैं उस टाइम नायक के पद पे था और मैंने सेना में SSB के लिए काफ़ी क्वालिफाई किया था, ऑफिसर कमीशन के लिए। मैं इंटरव्यू में नहीं सिलेक्ट कर पाया, जिस कारण से कि मैंने। तो जब आप लोगों ने इतनी मेहनत की, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे के आए और उसके बाद आप लोगों की पीठ थपथपाने के बजाय देश का विपक्ष आपसे ही सबूत मांगने लगा, तो एक फौजी के मन में उस वक्त क्या चल रहा था? देखिए, एक फौजी आदमी होता है ना, वो जब दुश्मन की तरफ से, एक कहावत में कहा गया है कि अगर जंग के मैदान में अगर जंग शुरुआत होता है तो पीछे मुड़ के फौजी आदमी, चाहे उसके जंग के दुश्मन की तरफ से पिता ही क्यों नहीं हो, उसे भी गोली मार दी जाती है। तो एक सेना के मन में ये आक्रोश था कि हम लोग जब घुसे हैं तो खून का बदला खून से लिया जाएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और उसका जवाब पाकिस्तान को देने के बाद उसको फिर कहा गया, अगर फिर मौका मिला तो दोबारा फिर आऊँगा, अगर तुमने इसका अंजाम करने का ऐसा कोशिश किया, इसका बुरा अंजाम फिर होगा तुम्हारे साथ। और सेना तो आक्रोशित था ही। अब विपक्ष का काम है कि कितना भी आप सही कीजिए, आज मोदी जी का देख लीजिए कितना बड़ा काम, पूरे वर्ल्ड लेवल का नेता है, तो ऐसे तो है नहीं, लेकिन विपक्ष का काम है उल्टा बोलना, चाहे कितना भी काम करे। आज बिहार की अगर स्थिति आप देखेंगे तो एक सही से रोड नहीं था, एक रोड नहीं, नाला नहीं, बिजली नहीं, लाइट नहीं, ये कुछ भी नहीं। आज नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई, आप देखिए बिहार चकाचक है, हर जगह एक 4 लाइन से जोड़ने का कोशिश किया है। पूरे इंडिया में कहीं पे चले जाइए। गुरुजी, बिहार पे तो हम आपको लेके आएंगे, लेकिन पहले हमको थोड़ा सा फौज पे ही रहने दीजिए। आप कब कमीशन हुए थे? हम 2002 में। तो आपने UPA काल का भी फौज का सिस्टम देखा जी। और पोस्ट UPA काल यानी कि जो NDA काल है उसका भी फौज का सिस्टम देखा। जी। बहुत सारे इंटरनेट पे बातें चलती हैं जी। कि नरेंद्र मोदी ने ये फ्री हैंड दे दिया है, नरेंद्र मोदी ये सब चीज़ें दे रहे हैं जो पहले के समय में नहीं था। दूसरी ओर विपक्ष ये कहता है कि मोदी सेना को कमज़ोर कर रहे हैं। नहीं।
तो आप बताइए इन दोनों में से कौन सा तर्क सही है और सेना के लिए मोदी ने क्या किया? मैं इस चीज को बता देता हूँ। मोदी जी एक ऐसे हैं जो कि सेना आज सीना खोल के चल रहा है। सेना मोदी जी के कार्यकाल से पहले पीटा करता था, पीटा जाता था। कश्मीरियों ने सेना को पीटता था और सेना का हाथ बना हुआ था, कुछ नहीं कर पाती थी, सेना घूम के आ जाता था। आपने इस वीडियोस को पहले 10 साल पहले जाइए, जब 370 धारा नहीं हटाता अभी, तो उस टाइम का हाल अगर देखेंगे तो सेना को बुरी तरह से पीटा जाता था। अगर ऑपरेशन के लिए निकला, अगर किसी एक को गोली लग गया, कुछ हो गया, तो वहाँ के लोग घेर लेते थे सेना हाथ बन के। लेकिन आज सेना को आंख उठा के कश्मीरी और वहाँ के मिलिटेंट्स देख नहीं पाता। अब सिर्फ मिलिटेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, किसी भी साइड से। आज आपने चाइना का कांड देखा, ये डोकलाम वाला ऑपरेशन देखा आपने, तो पहले तक कि हर एक पाकिस्तान छोटा सा नक्शे में जो बसा हुआ कमीना वो भी आंख दिखाता था, लेकिन आज उसका औकात नहीं कि उसी आंख खोल के देखे, क्योंकि मोदी जी ने ये ताकत दिया है सेना को, जब तुम आंख खोल के देखो तुम्हारा आंख निकाल देंगे। और वो करके दिखाया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे 26/11 हमला हो, चाहे डोकलाम ऑपरेशन हो, चाहे कोई भी ऐसा ऑपरेशन हो, सेना का हाथ अब खुला हुआ है। सेना जब मोदी जी आए तब से वो सीना खोल के घूमता है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट ऐतिहासिक रूप से बढ़ रहा है। मुझे याद है जो मैंने अपनी लास्ट खबर की थी 2022 के अंत में, उस साल का लगभग 13,000 करोड़ का था, जो तब तक से ज़्यादा था, और अब ये बजट शायद 15-17 हज़ार करोड़ तक का पहुंच चुका है। अगर जानकारी मेरी गलत हो तो मैं चाहूँगा कि इसको नीचे लिख दिया जाए, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। अभी सेना कितनी इक्विप्ड है, कितना सामान मिल रहा है। और अभी अभी जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने देखा कि चाहे जनता के दबाव में या किसी भी चक्कर में सब लोग साथ में आ गए। लेकिन जब एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक लिया गया, हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, सब लोग फिर से सवाल उठाने लग गए। ऑपरेशन सिंदूर आप सफल मानते हैं, असफल मानते हैं, आपका क्या मानना है? बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर सफल है, तुरंत उसका बदला लिया गया है। और जहाँ तक सेना की बात है, कोई भी ऑपरेशन, सेना के मोदी जी के आने से पहले सेना के पास सही इक्विपमेंट नहीं था, सही वेपन्स नहीं थे। आज आपने देखा जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जब वार हुआ, तो हमारे पास ऐसे ऐसे मिसाइल सिस्टम था जिसका कि पाकिस्तान का मिसाइल का उड़ना और उसको बर्बाद कर दिया जाता था। ऐसे रडार सिस्टम सब हमारे पास था, जो कि चाहे उनके पास अमेरिका का हो, चाहे चाइना का हो, सबको ध्वस्त उड़ा दिया गया। तो ये देन किसका है? मोदी जी का है। इससे पहले तो था नहीं। इससे पहले AK-47 ठुट्टा सा लेके घूमती थी सेना, ये था। आज आप सेना के पास देखेंगे एक से एक मिसाइल सिस्टम है, एक से एक रडार सिस्टम है, एक से एक वेपन्स है, एक से एक स्नाइपर्स हैं। अगर हम बात करें, टार है, गटार है, स्टार है, काफ़ी सारे ऐसे लेजर सिस्टम वेपन्स हैं कि आप बैठे बैठे, हम अगर यहाँ पे बैठे तो हम 1 किलोमीटर उसकी आंख में गोली मार सकते हैं। अच्छा। हमारे पास ऐसे सब सिस्टम है। अगर हम टार की बात करते हैं, एक सेना में एक शॉर्ट वेपन है जो कि हमारे स्पोर्ट्स के पास होता है हर हमेशा, वो वेपन्स ग्रुप होता है, कई सारे ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें ऐसे लेजर लाइट सब वेपन्स हैं कि हम बैठे बैठे उसकी आंख में अगर गोली चाहें तो हम रूस इंटरवेंशन के दौरान हम उसको मार सकते हैं। हमारे पास ऐसे सब इक्विपमेंट, जो कि पहले नहीं था। पहले सिर्फ अगर हम बात करें AK-47 जो स्पेशल फोर्स में होता था, आज के डेट में हमारे पास AK-47 ऐसे ऐसे घूमता है, उसको लोग छोड़ के ऐसे घूमते हैं, उसका कोई वजूद ही नहीं है। तो ये मोदी जी के आने के बाद सारे सब इतने सारे आज मिसाइल, टैंक, एक से एक वेपन्स की बात करेंगे। और उसका अंजाम आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि हमारे पास इतना सेना हमारा मजबूत था, वो उड़ने से पहले जैसे उड़ान भरा उसको मार के गिरा दिया जाता। ये तो बताने की चीज़ नहीं, दुनिया देख रहा है इसको, मोदी जी आने के बाद कितना बदलाव हुआ है। अब ग्राउंड जीरो पे रहे, चाहे वो उड़ी का मामला हो, चाहे आपने जो भी अभी तक देखा हो। एक सवाल फौज का और लूँगा, फिर हम बिहार पे आएंगे। सर, दुखद होता है जब पहलगाम होता है, दुखद होता है जब उड़ी होता है, जब पुलवामा होता है। बॉलीवुड की फिल्मों में, वेब सीरीज़ में हमने एक डायलॉग सुना है कि सेना को हर दिन सफल होना है, इंटेलिजेंस को हर दिन सफल होना है, और उनको अपने मकसद में कामयाब होने के लिए सिर्फ एक दिन सफल होना है। ये जो स्ट्रैटेजिक चूक होती है वो कैसे हो जाती है? ये कड़वा प्रश्न है, लेकिन इसके बारे में मैं आपसे जानना ज़रूर चाहूँगा। देखिए, जो एक बॉर्डर सिस्टम होता है, जब कहीं पे आप रहते हैं तो हमारा एक बॉर्डर्स होता है, उसमें कई सारे काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बॉर्डर सिक्योरिटी BSF डिपार्टमेंट वहाँ पे घूमती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसी में कोई एक ऐसे मतलब भ्रष्ट अधिकारी हो जो कि पोस्ट पे हो, किसी एक के कारण, सभी तो लोग ऐसे होते ही नहीं हैं। अगर 100% लोग हैं, एक आध लोग उसमें ऐसे करप्ट हैं जिनके कारण, कुछ रिश्वत के कारण वो रास्ता खोल दिया जाता है और घुस जाता है। सच्चाई तो यही है। बिल्कुल, उसमें करप्ट कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिसके कारण कि ऐसा होता है, कहीं इस इलाके पे जिसको कि सेफ्टी सुरक्षा दिया जाता है, कुछ तरह से उसको प्रवेश करा दिया जाता है। अपनी आर्मी के अलावा जो पैरामिलिट्री है, उसने एक और बहुत बड़ा काम किया है। भारत बाहरी मोर्चों पे तो युद्ध लड़ ही रहा है,
आंतरिक मोर्चे पे हमने देखा है कि हमने नक्सल के खिलाफ जो ऑपरेशन चालू किया वो अब सफलता की ओर है। उन्होंने सीज फायर कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जिस क्षेत्र में हम अभी हैं, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार में है, ये नक्सल प्रभावित रहा है, नक्सलियों का आतंक रहा है। तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर जब ये नक्सलियों को सरकार टारगेट कर रही है, पैरामिलिट्री टारगेट कर रही है, तो कई लोग ह्यूमन राइट्स का हवाला दे रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है इन लोगों की। इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं देखिए, ये जो नक्सलाइट का खात्मा होना ही चाहिए था। और इसको अगर जड़ से ख़त्म नहीं, आप अगर इससे बैकग्राउंड पहले जाइए तो कई जगह रोड पे गाड़ियों को उड़ा के ब्लास्ट कर दिया जाता था। पहला मिलिट्री फोर्स कैंप को उड़ा दिया गया है। अगर ऐसा होता रहे तो फिर तो बिहार जंगल राज की तरह हो जाएगा। फिर जंगल राज और इसमें क्या अंतर रहा? जैसे जंगल राज के समय होता था, ये लालू, अब मैं किसी राजनेता का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, अब तो रिटायर हो गए। लालू जी के राज में आपने देखा होगा बिहार एक ऐसी जगह है जो कि इतनी ताकतवर स्टेट था, वो बर्बाद हो चुका था। वो लालू जी का देन था। बड़े बड़े उद्योग कंपनियां थी बिहार में। अगर आज मैं दिखाऊंगा, चाहे चीनी मिल हो, जूट मिल हो, बहुत बहुत सारे कारखाने, उनको जाके लूटा गया, बर्बाद करके बिहार से उसको भगा गया दिया। जब भाग गए वहाँ से, जंगल राज का स्थापना हुआ। फिर जंगल राज और इसमें फिर अंतर क्या? अगर नक्सलाइट का अगर सफाया नहीं हुआ तो फिर दोनों में कोई अंतर नहीं। और अमित शाह जी ने इस पर काफ़ी सारा डिबेट किया था कि ये खत्म होना चाहिए, और वो करके दिखाया। हमने अमित शाह जी का काफ़ी सारा बयान सुने, तो हमको लगता है कि बिहार में कोई ऐसे लोग नहीं है जो निगेटिव जा रहा है। अब विपक्ष का लोग का तो काम ही है कि बोलना। काफ़ी लोग खुश हैं कि नक्सलाइट खत्म हो रहे, उस इलाके के लोग सुरक्षित हैं, दिन रात सो नहीं पाते, आज वो भी सीना खोल के सोते हैं और जगते हैं। जो विपक्षी सेना पर सवाल उठाते हैं उसे एक फौजी क्या जवाब देना चाहते उसे हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। अगर जो फौज के ऊपर उंगली उठाए, हैं? अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी देश छोड़ते हैं? अरविंद केजरीवाल तो भ्रष्ट नेता है, जिसने कि पूरे मिलिटेंट्स को पाला था दिल्ली के अंदर, पूरे मिलिटेंट्स को दिल्ली में इकट्ठा किया था। केजरीवाल जैसा भ्रष्ट नेता तो हमने आज तक देखा नहीं। लोगों को अपने ईमानदारी का सपना दिखा के दिल्ली को लूटा उन्होंने। आज वहाँ के दिल्ली की जनता को उसने बर्बाद कर दिया। उसने क्या किया दिल्ली के लिए? देखिए तो जगह जगह पर उसने वो शराब का फैक्ट्रियाँ खुलवा दी, शराब के अड्डे खुलवा दिए। बोलता हम शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं। तुमने तो दिल्ली को शराबी बना दिया था। पूरे क्राइम दिल्ली में अगर करने वाला तो वो केजरीवाल है और वो राहुल गांधी है। एक और सवाल सर आपसे, फिर बच्चों की तरफ हम लौटेंगे। 2002 में आप कमीशन हुए, उससे पहले आप युवा रहे होंगे, तब बिहार आपने देखा होगा। उसके बाद बीच बीच में आना जाना, तो मेरे को लगता है कि छुट्टी मिलती होगी शायद 19 दिन की, 21 दिन की, कुछ ऐसी छुट्टी है सालाना। तो उस दौर में भी बिहार को आपने देखा होगा, और अब जब आप फुल टाइम बिहार के हो गए हैं तो भी बिहार को देख रहे हैं। इन तीनों दौरों को अगर आपको डिफाइन करना हो बिहार के, तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? 3 तरीके से डिसाइड करूंगा मैं इस पे। कि जब उस टाइम अगर छुट्टी आते थे तो शाम को अगर 6 बज जाता था, तो अब तो घर नहीं जा पाएंगे, रेलवे स्टेशन पे दिन गुजारना होता था। और अगर अभी छुट्टी आते, चाहे 12 बजे रात हो, फिर भी घर फर्स्ट क्लास 4 व्हीलर कोई छेड़ता नहीं है। पहला डिसाइड। दूसरा ये है कि जब छुट्टी जाते थे तो हमको जो है, जो कि अपने घर से रेलवे स्टेशन आने में 2 घंटा लगता था, और अभी 10 मिनट लगता है। अरे वाह। 2 प्रकार। और तीसरी अगर मैं बात बताऊं तो बिहार से लोग, तीसरी बात और मैं बताना चाहूँगा कि फौजियों को अगर एक तरह से अगर किसी प्रकार की परेशानी होती थी, हाँ, तो वो बेचारे बुरी तरह से झेलते। आज उसके परिवार में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो 2 मिनट में उसका सॉल्व आउट होता है। और नीतीश जी ने बिहार कितना बदला? ये तो बताने की जरूरत नहीं, तो पूरा बिहार जानता है कि नीतीश जी ने बिहार कितना बदला। अगर आज हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियां कभी घर से एक उसको लड़कियों को बहू के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज लड़कियों को एक बहुत बड़े अधिकारी के रूप में देखा जाता है। अगर आप सबसे ज़्यादा अगर कोई नौकरियां हैं आज लड़कियां सेफ है तो वो बिहार में है। चाहे रनवे केस से लेके देख लीजिए या शिक्षा से लेके देख लीजिए, वो सेफ अगर है तो वो बिहार है। नीतीश वापसी करेंगे, मोदी वापसी करेंगे इस बार? देखिए, मोदी जी से वापसी तो होना तय है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, और वो आ रहे हैं। वो एकदम ये वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी यात्रा, बिहार बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं। मैं एक चीज बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि ना मोदी और बीजेपी को मुसलमान और यादव जो मोहम्मदन है वो वोट नहीं दे रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, इस बार नीतीश जी और बीजेपी के वोट में 90% वोट सिर्फ मोहम्मदन और यादवों का जाएगा। जो भी शिक्षित परिवार के लोग हैं वो बीजेपी छोड़ के वो कहीं भी नहीं जाएंगे, चाहे वो मोहम्मदन हो, किसी वर्ग का मैं बात करूँ, हर वर्ग के लोग यहाँ बैठे हैं, इसी में आप पूछ लीजिए, पूरे झोली बीजेपी में ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। एक तो जब हम आपका शूट कर रहे थे, थोड़ा अब कैमरा घुमा दीजिए, बच्चे भी दिखा दीजिए क्योंकि अब ट्रांजिशन पे जा रहे हैं। जब शूट करना शुरू किया तुरंत ही लाइट चली गई। बिहार के विकास की बात कर रहे थे और बिजली ही गुल हो गई। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि शूट होते होते ही लाइट आ गई।
हमको कट नहीं लगाना पड़ा, वरना नीचे कमेंट आ जाता तुम बिहार बदलाव की कहानी दिखा रहे हो। बिहार में ये बदलाव है कि तुरंत जो है वो बिजली कट जाती है।